नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास हमने शुरू किया हुआ है। मैं आपसे वादा किया था कंप्लीट करके छोड़ूंगा, तो कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अब कंटिन्यू ही रहेंगी। सुबह 9 बजे लगभग, आप 9 से 11 के बीच में ये क्लासेस आपको मिल जाया करेंगी। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। आपको पढ़ने के बाद बहुत आनंद आएगा और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और वो सब बात की बात है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये क्लास नोट्स इतने महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको बात करूं, यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ 14 मई का, उसमें इतिहास के जो प्रश्न आए थे, आप एक बार मिला के देखिए, सारे यही मिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो अगर ये क्लास नोट्स आपको चाहिए बच्चों, तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके पीडीएफ अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते हैं, घर पे ये पार्सल मंगवाना चाहते हैं हार्ड कॉपी, ऐसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक और इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से है, भूगोल का भी है, पॉलिटी का भी है, ये सब आप घर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7888774245, या श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी मिल जाएंगे। तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे आप अपना एड्रेस विद पिन कोड भेज दीजिए, आपको मिल जाएंगे। बहुत रीजनल प्राइस रखा गया, कुछ ऐसा नहीं जितना इसको बनाने में खर्च हुआ ना, उतना ही आपसे लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, प्राचीन भारत का इतिहास अगर आप घर पे मंगवाना चाह रहे हैं तो मात्र 149 में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। 149, इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे 200 रुपये, तो प्रिंट आउट में निकल जाएगा 149, और बस 25 रुपये इंडियन डाक के द्वारा ये भेजा जाएगा 3 से 4 दिन में। तो 149 प्लस 25 रुपीज, ये आपका चार्ज लगेगा। अब देखिए, गुप्त वंश की बात करने वाले हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो यहां से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। वह संस्थापक पूछा जाएगा तो श्री गुप्त आप नाम ले लेंगे। और पूरे इतिहास में नहीं, प्राचीन भारत के इतिहास में, पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में गोल्डन एरा किसे कहा जाता है, तो वो यही गुप्त काल है। ठीक है, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ये गोल्डन एरा यही है, स्वर्ण युग गुप्तवंशी है। अब श्रीगुप्त को देखा गया, ये महाराज की उपाधि धारण किए हुए थे। तो महाराज की उपाधि उस समय वही धारण करते थे जो किसी न किसी साम्राज्य के अधीन सामंत हुआ करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो श्रीगुप्त है ना, ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। तो गुप्त साम्राज्य के जो शासक हैं, ये पहले कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। इससे पहले आपने मौर्योत्तर काल पढ़ा। मौर्योत्तर काल में पहले देसी जो राजवंश है, जो ब्राह्मण राजवंश है, 3 आपने पढ़ लिए। उसके बाद उन्हीं के पैरेलल में विदेशी आक्रमण हो रहे थे। 4 विदेशी आक्रमण हुए थे, आपने सील वाइज पढ़ा होगा, हिंद, यवन, शक आपका, उसके बाद पहलव और कुषाण। उसके बाद हम ये शुरू कर रहे हैं। तो कुषाणों के अधीन थे, कुषाणों के सामंत थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसके बाद इनका बेटा गद्दी पर बैठता है, घटोत्कच उसका नाम होता है। लेकिन ये 2 बस एवं ही आपको याद रखने हैं। पहला जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, स्वतंत्र रूप से गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जिसको माना जाता है, वो इनके पोते हैं, श्रीगुप्त के पोते, चंद्रगुप्त है उनका नाम है, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, कुषाणों के साथ घटोत्कच पुत्र हैं। अब चंद्रगुप्त प्रथम, ये देखिए 319 से 350 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। हालांकि कई इतिहासकार कहते हैं 335 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। इस बात को लेकर आपको नहीं लड़ना झगड़ना है, ये समय नहीं पूछा जाता है। बस आपको मैं टाइम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि भैया हाँ, ये किस समय की बात कर रहे हैं। स्वर्ण सिक्के बहुत फेमस हैं गुप्त साम्राज्य के। देखिए बच्चों, सबसे मेन शुरुआत होती है चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक ये हैं, सबसे शक्तिशाली पहले शासक पूछा जाएगा, ये हैं। किसके पुत्र हैं ये, घटोत्कच के पुत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं। और गुप्त वंश में तीसरे शासक हैं, तीसरे शासक। ये फेमस इसलिए हैं, इन्होंने एक महारानी शादी की थी, कुमार देवी जिसका नाम था, लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया था। ये प्रमाण कहाँ मिलते हैं, इनके द्वारा सिक्के चलवाए गए हैं, उनमें एक तरफ इनकी वाइफ का नाम है और एक तरफ इनका नाम है, और दोनों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, दोनों की इसमें तस्वीरें भी हैं इनके द्वारा चलाए गए सिक्कों में। और कई अभिलेखों से भी ये जानकारी मिलती है, कई अभिलेखों से भी ये जानकारी मिलती है कि कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, उससे इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया था।
और गुप्त काल से संबंधित जो अभिलेख हैं, जो स्वर्ण सिक्के हैं, उनमें कुमार देवी और चंद्रगुप्त का नाम अंकित हुआ है। ठीक है, अब बारी आती है चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधियों की। कौन कौन सी उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी, कौन सबसे महत्वपूर्ण है? महाराज धीराज, महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। याद कर लीजिएगा, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो उन्हीं को मैंने नोट्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो यहीं से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त का एक प्रयाग अभिलेख है। समुद्रगुप्त आगे शासक आएंगे, समुद्रगुप्त इसी वंश में। तो समुद्रगुप्त का एक इलाहाबाद में प्रयाग में एक अभिलेख है जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। उसमें प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसाएं लिखी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी उससे मिलती है। उसी में लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र, तो लिच्छवी की बेटी का बेटा, इसका ये अर्थ हो जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आपको याद रखना है, प्रयाग के अंदर है, और इसके अलावा समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। वो सब आगे मैं बताऊंगा ही। ठीक है, जब दोनों की शादी हो गई, कुमार देवी से शादी कर ली, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से शादी कर ली, तो इनको वैशाली का साम्राज्य मिल गया। इनको वैशाली का साम्राज्य मिल गया, वैशाली राज्य प्राप्त हो गया। और स्वर्ण सिक्कों पर अपने वाइफ का नाम, कुमार देवी का नाम लिखवाया था और अपना नाम लिखवाया था। ठीक है, ये स्वर्ण सिक्के हैं। देखिए गुप्त साम्राज्य में ये पहले शासक हैं जिन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। और इन्होंने जब गद्दी पर ये बैठे, उस समय एक कैलेंडर की शुरुआत की, गुप्त संवत। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी के आसपास इस कैलेंडर की शुरुआत होती है। और एग्जाम में पूछा गया है कि जो शक संवत है, कुषाणों के द्वारा शुरू किया गया है शक संवत, तो शक संवत और इसमें कितने वर्ष का अंतर है? शक संवत आप जानते हैं 78 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ है, तो इन दोनों के बीच का अंतर आप निकाल के देखेंगे 241 वर्षों का अंतर है। ये कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये कनिष्क ने शुरू किया था ना, जब अपना राज्याभिषेक करवाया था तो कनिष्क ने शुरू किया था। ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसके और गुप्त संवत कैलेंडर के बीच में 241 वर्षों का अंतर है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में यही सब जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे हैं समुद्रगुप्त, इन्हीं के बारे में पढ़ने हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनके बारे में जो जानकारी का पहला स्रोत मिलता है ना, वो हरिशेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा लिखवाया गया? हरिशेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में हरिशेन ने अभिलेख लिखवाया है, प्रयागराज में है, तो उसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं या इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं। वहां से इनके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हमें मिलता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन इनको किस पुस्तक में और किसने कहा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये पुस्तक आप देख रहे हैं, अर्ली इंडिया ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने लिखा है, इसी में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। बहुत उपाधियां ग्रहण की थी समुद्रगुप्त ने। तो पराक्रमांक याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पराक्रमांक ये उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? एग्जाम में पूछा गया है कि पराक्रमांक उपाधि किस गुप्त शासक के द्वारा ग्रहण की गई थी?
तो समुद्रगुप्त के द्वारा ग्रहण की गई थी। समुद्रगुप्त के जो चलाए गए सिक्के हैं ना, उनमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कविराज की उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की थी। ये शासक थे और विजेता भी थे, लेकिन उसके साथ साथ संगीत और विद्या से पूरे निपुण भी थे। अब इसके बाद कविराज की उपाधि मैंने बता दिया, इन्होंने ही ग्रहण की थी। कविराज की उपाधि याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु थे एक, वसुबंधु। वसुबंधु बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध संत थे। इनको अपने दरबार में संरक्षण दिया था समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त को। अब इसके अलावा इनका जब टाइम पीरियड था तो श्रीलंका के एक शासक थे मेघवर्ण। इन्होंने ये परमिशन मांगी थी समुद्रगुप्त से कि गया के अंदर हमें बौद्ध भगवान के लिए कुछ वहां पे निर्माण करने का अवसर दिया जाए। तो परमिशन दे दी गई थी और बौद्ध विहार के रूप में विकसित कर दिया मेघवर्ण ने। ये मेघवर्ण कौन है? श्रीलंका के शासक हैं, श्रीलंका के शासक हैं। और इन्होंने जो बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, किसके टाइम पीरियड पे? समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे करवाया था। अब उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और ये है चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने बाद में ग्रहण की थी। अभी मैं आपको बताऊंगा, हालांकि आपको पता ही हो गया होगा। जब आप शकों के बारे में पढ़ रहे थे तो उज्जैन के शक जो थे उनको समाप्त कर दिया था, मार दिया था इन्होंने, और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है। क्या समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय डायरेक्ट गद्दी पर बैठते हैं? नहीं, इससे पहले इनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था रामगुप्त, वो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन दुर्बल शासक है तो उनके बारे में कुछ ज्यादा उल्लेख नहीं है। ठीक, इतनी बातें आपको याद हो जाएंगी सब। मैं तो टू द पॉइंट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, टू द पॉइंट। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की खासियत यह थी कि चंद्रगुप्त प्रथम की तरह ये भी वैवाहिक संबंध बनाकर साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, लेकिन एक कदम उनसे आगे थे, साम्राज्य को जीत भी रहे थे, अपनी पावर का इस्तेमाल भी कर रहे थे और वैवाहिक संबंध से भी साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो विजय और वैवाहिक संबंध दोनों का इन्होंने यूज करके अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। मैंने बताया था पश्चिमी जो शक हैं उज्जैन वाले, इनको मारकर भगाया था किसने? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी विक्रमादित्य की। उज्जैन वाले इलाके में उससे भी 200-250 साल पहले भी एक ऐसी घटना हो चुकी थी, वो शकों के साथ। जो मथुरा के शक है ना, वो पहले उज्जैन में रहते थे, उनके साथ भी ऐसा कुछ हो गया था। लोकल राजा ने उनको मारकर मथुरा भगा दिया था, और उस राजा ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी और एक कैलेंडर चलवाया था, विक्रम संवत। विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत एक कैलेंडर चलवाया था, ये याद रखेंगे। वो 57 ईसा पूर्व की बात है। विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व कैलेंडर शुरू हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं, देखिए 300 वर्षों के बाद, 300 ईस्वी के बाद की बात कर रहे हैं। अब भैया देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, और उसका दूसरी राजधानी जो है उज्जैन में थी। उज्जैन दूसरी राजधानी थी, ठीक है। अब जो उज्जैन में जब उन्होंने उन लोगों को, शकों को भगा दिया, तब उपाधि क्या ग्रहण की? विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। अब नाम इनका हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मैप में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो साम्राज्य है, ये तो चंद्रगुप्त प्रथम का था। इतना साम्राज्य उन्होंने फैलाया था। अब समुद्रगुप्त की बारी आई, उन्होंने ये वाला साम्राज्य फैला दिया, ये वाला साम्राज्य फैला दिया। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जब बारी आई ना, तो उन्होंने ये भी साम्राज्य जीत लिया। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय गुप्तों का जो साम्राज्य था, ये पूरा साम्राज्य था, ये पूरा साम्राज्य था, ये पूरा साम्राज्य था, ठीक है। अब प्रभावती गुप्त, ये जानते हैं किसकी पुत्री थी? विक्रमादित्य की बेटी थी।
प्रभावती गुप्त। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपनी बहन की इन्होंने जो शादी है ना रुद्रसेन द्वितीय से की थी, और रुद्रसेन द्वितीय कौन थे? वाकाटक के राजा थे, वाकाटक नरेश। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहाँ पर वाकाटक साम्राज्य है, ये वाकाटक जो साम्राज्य है इसी के राजा थे, उन्हीं से शादी की थी। रुद्रसेन इन्हीं यहीं के शासक थे, इन्हीं से शादी की थी अपनी बहन प्रभावती गुप्त की। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जल्दी ही 390 ईस्वी के आसपास न रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन जिसके साथ इन्होंने शादी की थी अपनी बहन की, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 नवरत्न हैं। जैसे अकबर के दरबार में आपने पढ़ा था, वैसे पढ़ेंगे आगे चलकर, ऐसे ही इनके दरबार में भी 9 नवरत्न थे। 9 नवरत्न, ठीक है बच्चों। क्या क्या कौन कौन थे यह आप समझने का प्रयास कीजिए। कालिदास बहुत महत्वपूर्ण है, कालिदास। वारामिहिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धनवंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट और ये घटर्पक, ये सब 9 जो विद्वान थे इनके दरबार में रहते थे। और इंपॉर्टेंट बात, फाहियान का नाम आपने सुना है, जो चीनी यात्री था, इन्हीं के टाइम पीरियड में तो भारत आया था, ठीक है। विक्रमादित्य के ही टाइम पीरियड पर भारत आया था। और फाहियान ने अपनी जो यात्रा वृत्तांत पुस्तक है अपनी, जिसमें पूरी यात्रा की कहानी लिखी हुई है, ये बताया है कि जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है ना, ये ब्राह्मणों का देश है, ये ब्राह्मणों का देश है, इसमें बताया था। और पाटलिपुत्र से ही वापसी की थी फाहियान ने। अब इसके बाद शासक बन के आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड पर नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, बख्तियार खिलजी ने जिसे ध्वस्त कर दिया था। तो कुमारगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं। इनके पिता का नाम क्या है? वही विक्रमादित्य इनके पिता हैं, ठीक है। अब देखिए, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मम्मी का नाम था ध्रुव देवी, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये याद रखिएगा। अपने शासनकाल में पुष्यमित्र नाम की एक जाति को इन्होंने अपने साम्राज्य से मारकर खदेड़ दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी। और सबसे ज्यादा गुप्त साम्राज्य में जो अभिलेख लिखवाए गए हैं इन्हीं के टाइम पीरियड पर लिखवाए गए हैं, इन्हीं के टाइम पीरियड पर लिखवाए गए, ठीक है। अब यहां से एक परंपरा शुरू हो गई कि इससे पहले जो शासक थे ना, वो सिक्कों में ज्यादातर गरुड़ की मतलब तस्वीर लगाते थे, लेकिन इन्होंने शुरुआत कर दी गरुड़ की जगह मयूर मतलब मोर की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी। देखिए, एक राजा बैठकर मोर को कुछ खिला रहा है ऐसे, तो ये इन्होंने परंपरा शुरू कर दी। और ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं, इनके सिक्कों से ही पता लगता है, जैसे घोड़ा छपा हुआ है तो ऐसा दिखता है कि भैया इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। अब इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये कुमारगुप्त के ही पुत्र थे,